2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में एपीआई महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब ने जनसभा को क्या संबोधित कहा। एपीआई देश की पहली पार्टी है जिसने 80 नीतियां गारंटियां घोषित की है। मानकर साहब ने कहा, पूरे देश को वैज्ञानिक विकसित मानवतावादी इंडिया बनाने के लिए किस तरह की नीतियों की जरूरत है। सबके अधिकार और सबके विकास के लिए बगैर किसी भेदभाव के, वह किसी धर्म को मानता है या नहीं मानता है, वह किसी कम्युनिटी को मानता हो या ना मानता हो, वो जंगल में रहता हो या शहर में रहता हो, देश को 140 करोड़ परिवार का विकास कैसे हो और हमारा देश वैज्ञानिक देश कैसे बन सकता है और मानवतावादी कैसे बन सकता है, विकसितवादी कैसे बन सकता है। विजय मानकर साहब ने एडीआर का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। एडीआर एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए काम कर रही है। मानकर साहब ने स्पष्ट कहा है कि ईवीएम इलीगल है। मानकर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगे हैं डॉक्यूमेंट जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक नहीं दिए हैं एपीआई को। एपीआई करेगी कानूनी कार्रवाई। मानकर साहब ने फिल्म का जिक्र करते हुए कहा है, अब तक 56 विकसित भारत के आंकड़ों पर मोदी को खुला चैलेंज। एपीआई की 80 नीतियां गारंटियां सबसे उत्तम, एपीआई करेगी कानूनी कार्रवाई। आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज। क्राउड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके। आप तो कम देख रहे इधर में, लोग इंडिया में राह देख रहे सर्कस स्पीच कब आएगा कब आएगा। तो आज रामटेक लोकसभा वोट जिस दिन देंगे उस दिन सही होगा। हाँ ठीक है। रामटेक लोकसभा में उमरेड दूसरा अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश की एकमात्र पार्टी है जिसने 13 फरवरी को ये नीति घोषित की है। ये नीति आप लोगों के आगे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में की है। इंग्लिश की कॉपी हमने 13 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की, हिंदी की कॉपी हमने 1 मार्च को जो है वो रिलीज की है। पूरे देश को वैज्ञानिक विकसित और मानवतावादी इंडिया बनाने के लिए किस तरह की नीति की जरूरत है, सबके अधिकार और सबके विकास के लिए बगैर किसी का भेदभाव किए, वो किस धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, वो किस कम्युनिटी का हो, वो जंगल में रहता हो या गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, वो उत्तर भारत में रहता हो या दक्षिण भारत में रहता हो, बगैर किसी का भेदभाव किए ज्ञान विज्ञान के आधार पर मानवता से देश के हर व्यक्ति, हर परिवार, जब मैं कह रहा हूं तो 140 करोड़ लोग, हर परिवार का अर्थ है देश के 28 करोड़ परिवार, इनका संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है और हमारा देश एक वैज्ञानिक देश कैसे बन सकता है, विकसित कैसे बन सकता है और मानवतावादी कैसे बन सकता है, उसकी रिटन गारंटी जो है, रिटन पॉलिसी अलॉन्ग विद द कैलकुलेशंस की, ये हमारी देश की जो जीडीपी है, जो लगभग 290 लाख करोड़ की आज जीडीपी है और लगभग 47.5 लाख करोड़ का जो हमारा जो है एनुअल यूनियन बजट है, क्या उसके कैलकुलेशंस के दायरे में ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस नीति को लेकर जो है हमने देश के अंदर डिक्लेयर किया और मेरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये चैलेंज है, खुला चैलेंज है, बीजेपी के लोगों को चैलेंज है। आपने तो अभी तक नीति नहीं छापी, आप अभी तक भाषण दे रहे हो, मैंने राइटिंग में ये डिक्लेयर की है। अगर आपको लगता है कि 10 सालों के बाद आप और 5-10 सालों के लिए जो सरकार मांग रहे हो, अगर आपके पास इससे ज्यादा बेस्ट नीति है, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही चैलेंज करता हूं कि एक बार खुले स्टेज पर लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार विजय मानकर के साथ डिबेट कर लो, पूरे देश को देख लेने दो कि एपीआई की नीति सबसे बेस्ट है या बीजेपी और प्रधानमंत्री की नीति जो है वो बेस्ट है। ये मेरा खुला चैलेंज जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी को है। थोड़ा साउंड हमिंग स्लाइड, आप लोगों की ताली नहीं बजी।
बजेगी धीरे धीरे, आप समझेंगे सोचेंगे तो जरूर बजेगी। लेकिन ये चुनाव 14-15 मार्च को नोटिफिकेशन जो है इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, और जिस लोकसभा में हम हैं, रामटेक और नागपुर और बस्तर, ये जो छत्तीसगढ़ का आगे का जो बेल्ट लग जाता है, गढ़चिरौली है, इधर भंडारा है, ये जहां तक पहले फेज में चुनाव होगा, ये लोकसभाओं में पहले फेज का अर्थ होता है लगभग 22-23 तारीख के बाद आपको फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाएगी, और लगभग 1-2 अप्रैल से यहां का प्रचार शुरू हो जाएगा, और लगभग 16 से 19 अप्रैल के आसपास वोटिंग हो जाएगी इन क्षेत्रों में। 22 मई के आसपास देश के 6 चरण में या 7 चरणों में जो चुनाव होंगे उसका जो है वो डिक्लेरेशन होगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 2-4 डेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये शेड्यूल में इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम चीजों के बावजूद, देश की भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलके ये चुनाव ईवीएम से कराने के लिए जो है वो उतारू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसका चुनाव से संबंधित देश में काफी अच्छा स्टडी है, जिसमें काफी पुराने आईएएस अधिकारी है, आईपीएस है, जजेस है, आईआईटी के प्रोफेसर है। इन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल की है कि भाई ईवीएम में सारी चीज ठीक नहीं है, आप वोट डालते हो, वो वोट किधर जाता है इसका प्रूफ वोटर के पास नहीं होता है, और इसलिए ये मशीन में से चुनाव ना होकर बैलेट से होना चाहिए, या मशीन से हो रहा है तो पर्ची हाथ में निकल के फिर बैलेट में डाल के उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसको काउंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस का डिसीजन 2021 से अभी तक नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय में 6.5 साल लिए इस बात को पता करने के लिए कि जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां और पूंजीपति लोग जो बीजेपी को, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, शिवसेना को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए का चंदा दिया, जिसमें चंदा देने वाले का नाम भी पब्लिक को नहीं मालूम, कितना अमाउंट दिया वो भी नहीं मालूम, किस पार्टी को दिया ये भी नहीं मालूम, उस पार्टी से बदले में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट लिए, क्या क्या बिजनेस लिए ये भी नहीं मालूम। जो प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस तरह की केसेस साल भर में डिसाइड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 6.5 साल लग गए इस बात का निर्णय देने के लिए कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है। अच्छा, अब इलीगल है, अगर बॉन्ड इलीगल है तो कहा कि भाई अब घोषित करो कि ये जो 12,500 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मोटे तौर पे सारी पार्टियों को दिया, जिसमें का लगभग 6,500-7,000 करोड़ रुपया अकेले बीजेपी को दिया, तो ये पैसा किसने दिया और इनके नाम जो है घोषित करो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया। मजे की बात देखिए, उच्चतम न्यायालय ने 6.5 साल लगा दिए इस बात को डिसीजन देने के लिए। यानी मुझे उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया पर और उनके निर्णय देने की बुद्धिमत्ता पर थोड़ा सोचना पड़ रहा है। भले मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, करते रहूंगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन 6.5 साल इतनी सिंपल केस का निर्णय देने के लिए अगर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में छोटी सी केस के लिए 6.5 साल लगते हैं,
उसके बाद भी कोर्ट कहता है केवल नाम घोषित करो। अगर बॉन्ड इलीगल था तो पैसा इलीगल हो गया, तो पैसा वापस आना चाहिए था, एक इलेक्टोरल फंड में जाना चाहिए था और कमीशन को दे देना चाहिए था चुनाव खर्चे के लिए। ऐसा कोई निर्णय नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भाई हमको 30 जून तक का समय चाहिए नाम घोषित करने के लिए। आप मजे की बात देखिए, 22 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मई महीने के आखिरी तक नई सरकार बन जाएगी। 30 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई हमको समय चाहिए नाम घोषित करने के लिए। भाई आप आज केवाईसी इतना अच्छा है कि 1 मिनट में 1 सेकंड में बटन दबाओ तो कंप्यूटर में सारा डेटा निकलता है, सारा डेटा में सारा नाम होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बैंक, करोड़ों करोड़ों लोगों को सर्विस देती है, हमारा 1 सेकंड में पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है। वो स्टेट बैंक कहता है कि हमको 30 जून तक का समय चाहिए। आप मजे की बात देखिए, पॉइंट नंबर 1, देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, ये ईवीएम जो है एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। आज तक ये कंप्यूटर है, अगर ये कंप्यूटर है तो इस पर देश का कंप्यूटर का लॉ अप्लाई होता है। अपने देश में कंप्यूटर का लॉ है जिसको कॉमन टर्म्स में आप साइबर लॉ कहते हैं और जिसका एग्जैक्ट नेम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आज मैंने बुक नहीं लाई, शायद मैं जल्दी में थोड़ा सा जो है मिस कर गया, लेकिन आप नोट कर सकते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दिस इज द कंप्यूटर लॉ और द साइबर लॉ ऑफ इंडिया। ये हर कंप्यूटर के ऊपर में ये कानून लागू होता है। आपके दुकान में छोटा सा कंप्यूटर होगा, उस पर भी वो एक्ट अप्लाई होता है। और हमारे देश में चुनाव का एक कानून है जिसको हम कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। यानी चुनाव का कानून 1951 में बना, 1961 में उसके रूल्स बने, और साइबर लॉ कंप्यूटर का कानून जो 2000 में बना। अब अगर ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का लॉ इस पर अप्लाई होता है, तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सी कंपनी बना रही है उसका लाइसेंस होना चाहिए। वो कंपनी अगर इस मशीन का कोई पार्ट फॉरेन से अगर बुला रही है तो उनका बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो फॉरेन की कंपनी से जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ईवीएम का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, जिसको आप कॉमन भाषा में माइक्रोचिप कहते हैं, अगर वो माइक्रोचिप जो है जो जो जापान, अमेरिका, इजराइल, अलग अलग कंट्रीज से जो है वो ये कंपनीज बुलाती है, तो वो फॉरेन की कंपनीज के फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने, यानी वहां के कंप्यूटर के अधिकारियों ने ये सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ये जो चिप आई है, इस चिप में कहीं पर भी प्री प्रोग्राम नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, ये चिप में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। ये सर्टिफिकेशन फॉरेन के अधिकारी को देना चाहिए। ये तमाम हमारे लॉ में है, कंप्यूटर लॉ जो मैं बोल रहा हूं, आईटी लॉ 2000 का, उसमें ये प्रोविजंस है। अब आप वोट डालते हो तो वोट डालते हो आप बैलेट यूनिट पे, बीच में होता है वीवीपैट जिसमें पर्ची दिखती है, और इधर रहता है कंट्रोलिंग यूनिट जिसके चिप में जो है वो मेमोरी में जो है वो वोट जाके स्टोर होता है। अब हम मजे की बात है कि आप बैलेट पे बटन दबाते हैं, यहां आपको कांच में 7 सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन पर्ची अंदर गिर रही है। अंदर कौन सी पर्ची गिरी है आपने नहीं देखी। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिए, कांच में आपको पर्ची दिख रही है लेकिन अंदर कौन सी पर्ची गिरी वो आपको दिखती नहीं है। और ये वोट कंट्रोल यूनिट पे चिप में कहा गया, ये भी आपको मालूम करने का कोई जरिया नहीं है। यानी एक बार यदि आपने कोर्ट को वोट दिया, आपको कोर्ट की पर्ची दिखेगी, लेकिन ये हो सकता है कि अंदर पर्ची कमल की निकले और वोट भी कोर्ट को जाने के बजाय कमल को चले जाए, और जब आप काउंटिंग करो
तो कमल को वोट जो है वो मिलेगा। और एक आध बार अगर कहा कि 5% रैंडम जो है वो चेक करो, तो वो डब्बों की पर्चियां भी जो है वो कमल की मैच हो जाएगी, बाकी पार्टीज की मैच हो जाएगी। तो ये मशीन जो है, जब 15 दिन पहले कैंडिडेट की लिस्ट अपलोड होती है सिंबल लोडिंग यूनिट से कि भाई कौन से पार्टी का कैंडिडेट कौन से नंबर पे है, उसकी फोटो लगती है, उसका सिंबल लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL हैदराबाद के ऑफिसर्स के साथ बहुत सारी प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स्ड मैन पावर उसमें आता है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर आता है। वो इंटरनेट जोड़ता है लैपटॉप से इस वीवीपैट में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक कोड लेकर ये सिंबल को अपलोड किया जाता है। आप मजे की बात देखिए, ये जो है वो प्राइवेट के कंपनी के, मैं उनको ऑफिसर्स नहीं कह सकता, मैन पावर है, एम्प्लॉय है। वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन होते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में। ये टीचर्स है, इनकी ड्यूटी लगेगी इलेक्शन में। तो दे आर द ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो चुनाव आयोग इनके ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकता है, लीगल एक्शन कर सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अगर अधिकारी नहीं, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग अगर आके इसमें सिंबल लोडिंग यूनिट को अपलोड करते हैं, और अगर इसमें इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई कोड डालते हैं जिसको कहता है रीप्रोग्रामिंग, जिसको कहा जाता है रीप्रोग्राम, पहले एक प्रोग्राम लिखा है, अब इस पर रीप्रोग्राम किया जा रहा है कोड डाल के, तो आप वोट जिसको चाहोगे उसी को ट्रांसफर होगा। अब ये वीवीपैट टैंपर हुआ है या नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, यानी इससे छेड़छाड़ हुई या नहीं, इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा है, कलेक्टर इसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। अब ये जो 5G स्पेक्ट्रम चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, ये मोबाइल चला रहे हैं, कैसे चल रहा है, यहां तो कुछ है नहीं कनेक्शन, वेव से चल रहा है। उस वेव्स को कहते हैं 5G स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। यहां पर तरंग है, यहां टावर से वेव्स आ रही है। ये जो मशीन है, ईवीएम जो है, वो केवल 6 गीगाहर्ट्ज तक कंपैटिबल है। 6 गीगाहर्ट्ज तक ये मशीन, वो मशीन को कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन हमारा जितना 5G चल रहा है वो 64 गीगाहर्ट्ज तक चल रहा है। ये मशीन में ये तरंगों से कोई गिनती के समय में इंटरफेरेंस हुआ या नहीं, वोटिंग के समय में इंटरफेरेंस हुआ या नहीं, ये सर्टिफिकेट हमको कलेक्टर नहीं दे रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं दे रहा है। यानी शॉर्ट में यदि अगर मैं बात कहूं तो ना एग्रीमेंट ठीक से है, ना लाइसेंसेस ठीक से है, ना सर्टिफिकेट्स है, ना ऑडिट लॉग्स है, ना नॉन टैंपरिंग की सर्टिफिकेट्स है। यानी जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस इस कंप्यूटर लॉ में, 2000 के कंप्यूटर लॉ में, साइबर लॉ में है, और हमारा इलेक्शन लॉ भी कहता है 51 और 61 का कि टैंपरिंग नहीं होना चाहिए, ना वोट में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, भाई मशीन का नंबर देख लो, चिट्ठी पे सील देख लो। भाई सील अगर आपकी सही भी हो, लेकिन अगर इसके कोड को अगर चेंज किया गया है तो ये मशीन तो वैसा ही रिजल्ट देगी जैसा उसको कोड दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक नॉन टैंपरिंग के सर्टिफिकेशन का कोई प्रोसीजर ही चुनाव आयोग के पास नहीं है। और इसलिए मैंने 3 पिटीशन चुनाव आयोग को किए। ये आपके आगे दिखा रहा हूं, केवल भाषण नहीं दे रहा हूं। एक किया 23 जनवरी को, तीसरा किया 29 जनवरी को, तीसरा किया 8 फरवरी को। 3 पिटीशन किए। 3 पिटीशन करके ये दोनों कानून के तहत सेक्शन बाय सेक्शन, रूल बाय रूल, रेगुलेशन बाय रेगुलेशन ये ईवीएम इलीगल कैसी है, ये मैंने इसको प्रूव किया। चुनाव आयोग को 3 पिटीशन दिया। आज तक चुनाव आयोग ने मेरा जवाब नहीं दिया।
56 चीजें मैंने मांगी है, 56, एक दो नहीं, 56। आपने एक पिक्चर देखा होगा, उसका नाम था अब तक 56। आपको शायद याद होगा, एक पिक्चर का नाम था। मैंने 56 चीजें मांगी है उनको, और मैं जवाब आंसर नहीं मांग रहा हूं। चुनाव आयुक्त अपने चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते, पटना में, चेन्नई में, लखनऊ में और जगह जाके, नहीं हमने तो ईवीएम पे सारे जवाब सवाब दे दिए, वो आप 8500 हमारे हैं, वो देख लो, हमारे 30 हाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको देख लो। अरे भैया, वो पढ़ के रिसर्च करके ही मैंने ये बनाया है। मैं चुनाव आयुक्त को कह रहा हूं कि आपके सवाल जवाबों को आपकी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लिमिटेड डिसीजंस को पढ़ के ये बनाया हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मैं मांग रहा हूं डॉक्यूमेंट्स, ये आप दे दो, ये प्रोविजंस को फॉलो करो तो ईवीएम लीगल होगी। अदरवाइज ईवीएम कल भी इलीगल थी, आज भी इलीगल है, और ये चुनाव में भी जो है वो इलीगल रहेगी। मैं ओपनली बोल रहा हूं। तो मेरे वजह से एक डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया, ऐसा मान लीजिए। अभी एक ही बचे थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें का एक पोस्ट खाली थी। परसों के दिन शायद गोयल जी ने, जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, मेरे वजह से रिजाइन किया, ऐसा मान लो आप। क्यों मान लो? क्योंकि ये मशीन इलीगल है। अब इसको मैं देश में प्रूव करके रहूंगा। ये बात मैं जो है ओपन चैलेंज इंडिया के अंदर दे रहा हूं, और ये मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अब उसके आगे मैंने क्या किया ये बता रहा हूं। पिछले महीने के 22 तारीख को, यानी फरवरी को, ये जब जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, वो देगा नहीं, उसके पास है नहीं, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से मालूम है कि ये जो 56 चीजें मैं मांग रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस, ऑडिट लॉग्स, ये वो देने वाला नहीं है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये तीनों पिटीशन को रेफर कर दिया। ये उसका जो है रिप्रेजेंटेशन का ये है कि भाई देश के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जज है चंद्रचूड़ जी, उनके पास मैंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लिए इस तीनों पिटीशन को देके फॉरवर्ड किया है कि चुनाव सर पे आ गया है। अगर हम मान लीजिए कोई भी लीगल प्रोसीजर करते हैं तो समय लगेगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप इस पर रुपया जो है वो गौर फरमाए, और अगर आप जल्दी अगर गौर फरमाते हैं तो आप डायरेक्ट नोटिस इलेक्शन कमीशन को इश्यू कर सकते हैं, ये कंपनीज को इश्यू कर सकते हैं, और ये जो चीजें इसको ठीक करने की शुरुआत हो सकती है। पिछले 22 तारीख को मैंने दिया। इसका जो भी डिटेल होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 4 दिनों बाद चुनाव घोषित होने वाले हैं, और इसकी ज्यादा संभावना है कि यह चुनाव ईवीएम से होगा, इसकी ज्यादा संभावना है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो बोलेंगे नहीं इस बार तो हम बैलेट से ही कराएंगे, होने नहीं देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 4 दिन बचे हुए, 2 डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, उसको 15 तारीख को अपॉइंट करेगी भारत सरकार, जिसके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के भी बहुत प्रोसीजर में गलती है, जिस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, कि हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट मेथड क्या होना चाहिए। ये एक अलग विषय जिस पर आज मैं नहीं बोलूंगा। मेरा तो क्लियर व्यू है कि स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करे, जिस स्क्रीनिंग कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, एक यूनियन मिनिस्टर हो, एक अपोजिशन के लीडर राज्यसभा और लोकसभा के हो, और एक जज हो सुप्रीम कोर्ट के। ये स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन करे, और जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर्स है, उनको पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा प्रेफरेंशियल वोटिंग से 1, 2, 3 वोट देके अपॉइंट करना चाहिए। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन अगर ये इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो उसको अपॉइंट करने की प्रोसीजर ये देश के लोगों के हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए।
और लोगों का इंस्टीट्यूशन ये आज किसी भी तरह से पार्लियामेंट है। तो इस विषय पर मैं आज नहीं बोलूंगा। मैंने एक वन कंट्री वन इलेक्शन पे ये सारी बातें लिख के दी है कोविड कमेटी को। लेकिन अब यदि ईवीएम से ही चुनाव होता है और मैं आपसे कहूंगा कि सबको वोट करना है, मैं किसी को यह नहीं कहूंगा कि वोट मत करो, हर नागरिक को वोट करना है। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हम वोट डालेंगे और फिर हमारा ईवीएम में गड़बड़ होगा, नहीं, आपको वोट करना है। अब मैंने दूसरा रास्ता निकाला है, जो रास्ता आज तक देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं निकाला, इंक्लूडिंग कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, आम आदमी, ये जितने, बीजेपी को छोड़ दीजिए, वो तो है ही, अभी बहुत सारा इन्होंने बताया किस तरह से चोरी करने में वो एक्सपर्ट है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं किया, केवल समय बर्बाद किया देश के लोगों का। लेकिन मैंने पहली बार देश में एक यूनिक मेथड बनाई है कि हम चुनाव भी कॉन्टेस्ट करेंगे और ईवीएम को भी चैलेंज करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, हम चुनाव भी कॉन्टेस्ट करेंगे, ईवीएम को भी चैलेंज करेंगे, और कांग्रेस की तरह नहीं करेंगे। कांग्रेस कहती है चुनाव जीत गई तो ईवीएम ठीक, चुनाव हार गई तो ईवीएम में गड़बड़। कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग को लव लेटर लिखते हैं। अरे भैया, ये लव लेटर से सॉल्व होने वाली बात नहीं है। जयराम रमेश जी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, नहीं नहीं ईवीएम के अंदर ये सुधारना करो, वो सुधारना करो, दिग्विजय सिंह को आगे भेज देते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को 2014 से लेके ईवीएम को सॉल्यूशन लाने के लिए जो पार्लियामेंट में लॉ बनाना चाहिए था या जो लीगल प्रोसीजर करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं की। जो किसी पार्टी ने नहीं की वो मैं पहली बार कर रहा हूं, और आपको ये पूरा मेथड देखने को मिलेगा। जैसे ये चुनाव शुरू होगा, मैं लीगल प्रोसीजर से इस ईवीएम को चैलेंज करूंगा, और वो चैलेंज इस तरह का होगा कि अगर एपीआई चुन कर भी आ गई, एपीआई चुन कर भी आई, तो भी लीगल चैलेंज ईवीएम का जारी रहेगा, और हम ये कहेंगे कि भाई ये ईवीएम इलीगल थी, इसलिए ये चुनाव लीगल नहीं है। अब जाकर ये डिसाइड करो कि ये मशीन लीगल है या लीगल नहीं है, और अगर मशीन इलीगल है तो ये चुनाव लीगल कैसे? ये एक सवाल जो है वो खड़ा होगा, और ये ऑन रिकॉर्ड होगा। नीचे बोलते हैं ते भाषण नहीं, ऑन रिकॉर्ड होगा। और इस एक बड़े विषय को लेकर एपीआई पूरे देश में स्टेप लेकर ली है, लीड ले ली है, और मैंने एक ऑफर दिया है बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, बीजेपी वगैरह को छोड़ के। मैंने एक ऑफर दिया उनको। क्या ऑफर दिया? कि यार आप बहुत पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और आपको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। हमारे देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं किसी को ज्यादा अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश की जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बुद्धू है। मैं उनको बुद्धू कहता है, बुद्धू। किस लिए बुद्धू कहता हूं? इनको ह्यूमन राइट्स मालूम नहीं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिटेल्स मालूम नहीं, इनको लॉ कैसा बनता है ये मालूम नहीं, लॉ में क्या प्रोविजंस होना चाहिए ये मालूम नहीं, इनको इकोनॉमिक्स मालूम नहीं, इनको फाइनेंस मालूम नहीं, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मालूम नहीं, इनको इंटरनेशनल रिलेशंस मालूम नहीं, इनको पॉलिटिकल साइंस मालूम नहीं, इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मालूम नहीं, इनको किसानों की नीति मालूम नहीं, इनको श्रमिकों की नीति मालूम नहीं, इनको महिलाओं की नीति कैसी बनाई जाती है मालूम नहीं। हमारे देश की ज्यादातर पार्टियां ये बुद्धू है। मैं उनको गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं उनको बुद्धू कहता हूं। और तमाम पार्टियों में सबसे बड़ी बुद्धू पार्टी है आज के तारीख में बीजेपी, जिसका मैंने नामांकन किया बुद्धू जनता पार्टी। मैं उसका क्या नाम दिया बीजेपी को? बुद्धू जनता पार्टी। मैं ओपनली बोल रहा हूं बीजेपी के लोगों को कि आपको, आपके अंदर कोई भी दम होगा, चाहे आप निर्मला सीतारमण को लाइए,
अमित शाह और मोदी को मत लाइए, वो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, उनकी आफत मत कीजिए। निर्मला सीतारमण को लाइए, पीयूष गोयल को लाइए, रविशंकर प्रसाद को लाइए, आपके अंदर जो ठीक लोग आपको लगते हैं उनको लाइए। एक दिन ओपन डिबेट हो जाने दीजिए। मन की बात मत कीजिए, मन की बात मत कीजिए, बुद्धि की बात कीजिए। मन की बात मत कीजिए, बुद्धि की बात कीजिए। अब ये चैलेंज ईवीएम का हम कर रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा मैं आपको टिकट देता हूं 543, आप मेरे पार्टी से खड़े हो जाइए, मैं आपको टिकट देता हूं। आपको चुनाव में खड़े होना है, प्रचार करना है, और ये लीगल जो मैंने प्रोसीजर बना लिया वो करना है। ये मैंने एक ऑफर दिया है। और अगर वो किसी कारणवश अपनी अपनी पार्टियों से ही खड़ा होना चाहते हैं तो मैं उनको दूसरा भी ऑफर दे रहा हूं कि आप अपने पार्टी से खड़ा होइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वो लीगल प्रोसीजर दे दूंगा, आप अपने पार्टी के नाम से वो लीगल प्रोसीजर कीजिए, लेकिन देश के लोकतंत्र के हित में, 100 करोड़ वोटर के अधिकारों के हित में ये प्रोसीजर को पूरा कीजिए। ईवीएम ये गैर कानूनी है, और जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे आप किसी को भी वोट डालो, वोट जिसने मशीन सेट की है उसको मिलेगा, वो सरकार बनाते रहेगा, और इसलिए वो बोलते रहेगा अब की बार, अब की बार, अब की बार, अगले बार, अब की बार 500 बार, अब की बार 545 बार। आप समझ रहे क्यों? क्योंकि ईवीएम को सेट किया है, प्री प्रोग्राम किया है, रीप्रोग्राम करेगा। मैं ओपनली कह रहा हूं ये इलीगल है मशीन, और इसको मैं प्रूव कर दूंगा। समय लगेगा लेकिन कोर्ट में मैं प्रूव कर दूंगा, ये बात ध्यान में रखना आप। अब ये लड़ाई विजय मानकर एपीआई और ईवीएम के बीच में है, किसी पार्टी के साथ मेरी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लोगों के 100 करोड़ वोटर के अधिकार के लिए है, देश के लोकतंत्र के लिए है। और ये बात अच्छे से मालूम है कि जो चीज मानकर साहब को इंडिया में मालूम है वो किसी को भी इंडिया में मालूम नहीं। देश का सबसे विद्वान नेता, जिसके 30 साल इंडिया की और वर्ल्ड की कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई के डेप्थ में वो नहीं गया हो, और ऑन रिकॉर्ड उसकी जो है 16 बिल्स पार्लियामेंट को दिए हो, 35 के आसपास पिटिशंस दिए हो, 3500 आरटीआई किए हो, और दुनिया के तमाम विषयों का जिसको नॉलेज हो वो लीडर आपके आगे खड़ा है। और इसलिए मैंने ये ओपन चैलेंज लिया है कि ईवीएम का सलूशन मैं देश में लाके रखूंगा। रामटेक लोकसभा से पार्टी का कैंडिडेट खड़ा रहेगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये बताइए। एपीआई से कैंडिडेट खड़ा रहेगा, आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये बताइए आप मुझे। आवाज नहीं निकल रही, चाहिए या नहीं चाहिए बताइए आप। चाहिए ना, ठीक है। कोर्ट को वोट दोगे ना? हाँ, इसको चुनाव प्रचार सभा ही समझ लो एक तरीके से। क्या 5 दिन तो बाकी है, एडवांस में समझ लो, हो सकता मुझे मौका मिले ना मिले आके वोट मांगने का, ऐसा समझ लो कि जब भी एपीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा आपको चुनाव प्रचार भी करना है और एपीआई को वोट भी डालना है। और ईवीएम का जो प्रॉब्लम है वो अब मेरे ऊपर छोड़ देना है आप लोगों को। मैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल में ला लिया है। अभी जो 10% 15% मैनिपुलेशन होता है ना, आज नहीं बोलूंगा लेकिन जिस दिन ये लीगल प्रोसीजर आगे चुनाव के समय में होगी, मैं दावे से कहता हूं कम से कम 5% वोट मैनिपुलेशन में रोक दूंगा इस मशीन के अंदर में। वो मैंने तरीका ढूंढ लिया इसके अंदर में। तो इसलिए आप लोग बेखौफ होकर वोट करो। चुनाव को हमको बाइकआउट नहीं करना है, चुनाव को हमको चैलेंज नहीं करना है। लोकतंत्र में एक ही चीज है, चुनाव। अगर हम चुनाव को बाइकआउट करेंगे तो हुकुमशाही आने लगेगी देश के अंदर में। तो इसलिए चुनाव को बाइकआउट नहीं करना है। ईवीएम का डर आपको हो, कोई गलत काम मत करो। मैंने उसकी तमाम तैयारी कर ली है। और एपीआई के 100 के ऊपर कैंडिडेट 20 राज्यों में रहेंगे, और मैं स्वयं भी लोकसभा का चुनाव इस बार कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूं। मैं स्वयं भी लोकसभा का चुनाव इस समय कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, और आप लोगों की समझदारी रही, आप लोगों का प्यार रहा और साथ रहा तो मैं संसद पहुंचूंगा। और अगर मैं संसद पहुंच गया तो चिंता मत करना, किसी का कुछ भी आंकड़ा है, आना तो नहीं चाहिए लेकिन आंकड़ा आ जाए तो चिंता मत करना। विजय मानकर अगर संसद में रह गया तो अपने नॉलेज के पावर के बेस पे बगैर संख्या बल के भी
बीजेपी जैसे पार्टी को मैं घुटने के ऊपर में जो है वो ला सकता हूं। इतनी ताकत जो है वो नॉलेज की इस लीडर के अंदर में है। तो साथियों, ये ईवीएम का विषय है। अब रही बात कि देश में चुनाव हो रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो सब अच्छा ही है, हम तो सब अच्छा ही कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। भाई ठीक है, आप 47 तक विकसित भारत बनाएंगे। चुनाव तो 5 साल के लिए हो रहा है, 10 साल आपकी सरकार रही, उस पर वोट मांगना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं कह रहा हूं, जरा यार पढ़ाई वढ़ाई किया कभी आपने? मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में गवर्नमेंट है, आपके पास नीति आयोग है, जरा आंकड़ा तो घोषित करो। विकसित भारत के समय 2 आंकड़े केवल घोषित कर दो कॉन्फिडेंस के साथ में। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोल रहा हूं, और ये जानते हुए बोल रहा हूं कि उनके पास में अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, उनके पास स्टैटिस्टिशियन बैठे हुए हैं। 2047 में 3 आंकड़े डिक्लेयर कर दो प्रधानमंत्री जी। बीजेपी के लोग सुन रहे होंगे मार्केट में। संदेश देना नितिन गडकरी को, फडणवीस को, और जिसको देना है संदेश देना। मानकर साहब ने बीजेपी को ओपन चैलेंज किया है, प्रधानमंत्री को 3 आंकड़े केवल घोषित करने के लिए बोलो। मैं किसी को कभी गाली नहीं देता, किसी को भला बुरा नहीं बोलता, केवल 3 आंकड़े घोषित करने बोल रहा हूं। एक, 2047 में भारत का जीडीपी डॉलर टर्म्स में कितना होगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित कर ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश का पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी हर व्यक्ति के पास उस समय कितना पैसा होगा, यह दूसरा डेटा देश के प्रधानमंत्री घोषित करे। तीसरा डेटा यह देश के प्रधानमंत्री घोषित करे कि वो जो फिगर दे रहे हैं 2047 का, उसको पहुंचने के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या लगेगी, सकल घरेलू उत्पाद क्या रेट से बढ़ना चाहिए इंडिया में। तीसरा पॉइंट, और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या प्रतिशत से बढ़ना चाहिए। ये 3 चीजें, 4 चीजें ही केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बता दे, मैं मान जाऊंगा कि चाय बेचने के अलावा 10 साल में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के थोड़ी पढ़ाई भी इस प्रधानमंत्री ने की होगी। मैं मान जाऊंगा। ताली नहीं बजाए आप लोगों ने, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? चलो मैं बता देता हूं। हमारे देश में 46 रुपया 66 पैसे, अभी ध्यान से सुनिए, 46 रुपया 66 पैसे। और इसमें आप लोग हैं, यहां जो बैठे हैं ना, उसमें अधिकतर लोग आप लोग हैं। 46 रुपया 66 पैसे एक दिन में केवल हमारे देश में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम केवल इतनी है, एक दिन की 46 रुपया 66 पैसे। दूसरा, हमारे देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 79 रुपया 20 पैसे है, 79 रुपीज 20 पैसा। अगर एक परिवार में 5 लोगों को मैं पकड़ लू, 5 लोकांना जर एका परिवारामध्ये पकडलं, हिंदीमध्ये जास्त बोललो कारण मला ऐकणारे पूर्ण इंडियामध्ये आहेत, जर थोडं हिंदीमध्ये बोललं नसतं तर मग पूर्ण इंडियाला माहिती झालं नसतं। तसं तर साऊथ इंडियावाल्यांना हिंदी कळत नाही, त्यांच्यासाठी इंग्लिश बोलावी लागते। जर मी इंग्लिश बोललो तर तुम्ही खुर्ची सोडून पडून जाणार, म्हणून जो है तो इंग्लिश अवॉइड करून राहिला है। अदरवाइज मेरी इंग्लिश जो है, अगर मैं बोलूं तो आप कुर्सी छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे सर ने कौन सी भाषा बोली। इसलिए थोड़ा हिंदी ज्यादा बोला, मराठी थोडासा बोलतोय। 82 कोटी लोक, 17 कोटी परिवार, एका परिवारामध्ये जर 5 लोकांना पकडलं, 11,880 फक्त तुमच्या महिन्याची इन्कम आहे। असे 17 कोटी परिवार आहेत देशामध्ये। जिन 82 करोड़ लोगों को ये प्रधानमंत्री 10 साल की सरकार के बाद भी कहते हैं कि 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा,
चावल फ्री में मिलेगा, गेहूं फ्री में मिलेगा। और भैया तेल कौन खरीद के देगा, सब्जी भाजी कौन खरीदेगा, मटन चिकन कौन खरीदेगा, आपकी जो है वो मसाले कौन खरीद के देगा, कपड़े कौन खरीद के देगा, मोबाइल का डेटा कौन खरीद के देगा। मजा देखो, ये प्रधानमंत्री को 10 साल बाद भी इस बात की सद्बुद्धि नहीं कि मेरे देश में मेरी 10 साल सरकार चलने के बावजूद 82 करोड़ पॉपुलेशन, 28 करोड़ परिवारों में 17 करोड़ परिवारों को केवल 11,880 रुपए पे 5 लोग जिंदा है। ये 79.20 रुपीस एक व्यक्ति कमाता है। ये प्रधानमंत्री को, मेरा जैसा प्रधानमंत्री अगर रहता तो शायद ये बोलते बोलते हार्ट अटैक आके गिर जाना चाहिए था उसको कि मेरे देश की 82 करोड़ जनता को मेरे को 5 किलो चावल देना है। यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के हिसाब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेफिनेशन के हिसाब से ये गरीब ही है, अति गरीब। इससे थोड़ा और नीचे है, बताता हूं वो भी डेटा। ये गरीबी है, यानी 82 करोड़ लोग, 17 करोड़ परिवार हमारे देश में गरीब जैसे है। पॉइंट नंबर 1, 3 करोड़ 68 लाख परिवार, 3.5 करोड़ ते 3 कोटी 68 लाख परिवार असे आहेत ज्यांची 5 लोकांची परिवाराची इन्कम फक्त 7,000 रुपये आहे। ते अति गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर। अब सवाल यह है, 2 लोगों का रेफरेंस लेता हूं। एक हमारे देश में प्रधानमंत्री हुई थी इंदिरा गांधी, और एक हमारे देश के विद्यमान उद्योगपति है गौतम अडानी जी, और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। 3 लोगों का रेफरेंस लेता हूं। इंदिरा गांधी ने इमर्जन्सीच्या काळात त्या फेजमध्ये असं स्लोगन लावलं होतं, गरीबी हटाओ। हमारे देश में गरीबी नहीं रहना चाहिए, इंदिरा गांधी का स्लोगन था। हम देख रहे हैं आज तक गरीबी नहीं हटी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने घर में नल दिया, गैस सिलेंडर दिया, घर दे रहा हूं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अरे आप नहीं दे रहे हैं, आप बजट से दे रहे लोगों के। ये पैसा लोगों के टैक्सेस का है। आप, हम, हर कोई टैक्स देता है। आप ये मत सोचो आप गरीब है तो आप टैक्स नहीं देते। अगर आप माचिस भी खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी है। आप कागज खरीदते हो उस पर भी जीएसटी है। आप गरीब भी हो गए फिर भी आप टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जो अमीर लोग है वो इन्कम टॅक्स देते, कंपनी कॉर्पोरेट टॅक्स देती। कोई प्रधानमंत्रीने स्वतःच्या खिशातून नाही दिलं, ह्या देशाची तिजोरी ह्या देशाच्या जनतेचे टॅक्सेस जी आहे त्याच्यामधून केलं। मला हे म्हणायचं आहे, गौतम अडानी असे म्हणाले की नाही 2047 पर्यंत आपल्या देशामध्ये गरीब राहणार नाही। बघा, इंदिरा गांधीने 70-80च्या दशकामध्ये म्हटलं होतं गरीबी हटाओ। 50 और 70 साल के पीरियड ये बोल रहे कि वहां गरीबी खत्म होगी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के गरीब, मेरे 10 साल की सरकार के बाद ये और 5 साल में ये गरीबी को मैं समाप्त कर दूंगा, आपकी इतनी इनकम रहेंगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये सवाल बार बार जो है वो ध्यान में आया नीति बनाते वक्त, क्योंकि ये मैं केवल दूसरों की कमी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी पार्टी का ऑफर कर रहा हूं। पॉलिसी जो ये घोषित की हुई है, ये पॉलिसी मैं ऑफर कर रहा हूं हिंदी इंग्लिश में, कि क्या देश के गरीबों की गरीबी दूर नहीं की जा सकती? क्या उसके लिए और हमको 20, 25, 30 साल रुकना पड़ेगा? तो ये चीज मुझे बार बार हर्ट होती थी। तो मैंने पूरी पॉलिसीज जो है बनाते वक्त ये पॉलिसीज बनाई जिनको मैं बता रहा हूं, जिसमें कुछ विशेष पॉलिसीज भी है और कुछ जनरल पॉलिसीज भी है। मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, 80 पॉलिसी है, बताना संभव नहीं। मोटा मोटा 10, 15, 20 पॉलिसीज में आपको बताता हूं। एक, एपीआई की सरकार अगर देश में बनी तो 18 साल से देश में मृत्यु होने तक
देहांत तक, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, हर व्यक्ति को 18 साल से इस धरती से रुखसत होने तक 500 रुपए महीना हमारी सरकार हर एक को देगी। 500 रुपए महीना। आप बोलोगे 500 में कुछ नहीं होगा, बरोबर है, 500 में कुछ नहीं होता। आप कैलकुलेशन लगाते जाओ, फिर जोड़ते जाओ, नहीं तो बोलोगे सर 500 ही दिया। नहीं। दूसरी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर नहीं आते, एनपीएस के अंदर नहीं आते, ऐसे जो बुजुर्ग, जो 64 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको हमारी सरकार 3,500 रुपए की पेंशन हर महीने देंगी, मरने तक 3,500 रुपए की पेंशन। गांव के लोग हैं, ये हमारे बाबा है, हमारी आजी भाई है, किसान है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, इनको पेंशन आज 600 रुपए मिल रही है। 600 रुपए में आपका कुछ नहीं हो सकता है, 3,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये जो 82 करोड़ पर जो लोग हैं, जो मैंने अभी बताया, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं, हर एक के आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा, आधार कार्ड की तरह हेल्थ कार्ड बनेगा, आधार से पैन से वो लिंक रहेगा। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप हॉस्पिटल चले जाओ, ब्लड टेस्ट से लेके आपके ऑपरेशन ट्रीटमेंट तक, और ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर 1-2 महीने की जो मेडिसिन लिखेगा, वहां तक आपका मेडिकल इंश्योरेंस फ्री रहेगा। आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूरे देश के लिए बता रहा हूं मैं आपको, केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं या और कोई स्टेट के लिए नहीं। ऐसे परिवारों के लोगों की अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपए का उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। उसके बाद जो ये 2,70,00,000 परिवार है, 3,68,00,000 जो परिवार है, जो अति गरीब है, उनको मध्यम अमीर बनाने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया, ये नीति कटिंग एज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो एकदम से अमीरी में लाएगी। आपको 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी रुकने की जरूरत नहीं है, मध्यम अमीर में लाएगी आपको, एकदम अमीर नहीं, लेकिन मिडिल रिच में एकदम 5 साल 10 साल के अंदर आप मिडिल रिच होंगे। आज तक किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने यह पॉलिसी के विषय में सोचा भी नहीं। ये 17 करोड़ लोग, 3,70,00,000 परिवार, राउंड में बोल रहा हूं, जो अति गरीब है, उनको 3,75,000 रुपए का म्यूचुअल फंड हमारी सरकार बनाकर देगी, म्यूचुअल फंड बना के देगी। आप बोलते 3,75,000 में क्या होगा? 3,75,000 रुपया एट द रेट, अगर मैं 18 या 20% का भी रिटर्न मानूं तो आपका म्यूचुअल फंड हर 5वें साल में डबल हो जाएगा। 370 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 8वें साल में 375 जो है लगभग आपका जो है 7.5 लाख, और 7.5 लाख का 15 लाख, लगभग 90 साल में आपके पास में 15 लाख रुपया जमा हो जाएगा। ये म्यूचुअल फंड से वो कंपाउंड होके जो है वो 15 लाख हो जाएगा। अभी आप जोड़ते जाइए, पॉलिसी खत्म नहीं हुई है। अब जो शिक्षा है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, E2, ये सबसे बड़े युवाओं के लिए, मुल्की युवा है, यूथ। अगर आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अगर क्लियर नहीं है तो आप कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो 12वीं तक देश में शिक्षा फ्री रहेगी, और जो प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्कूल की जो स्टैंडर्ड है, वही स्टैंडर्ड की स्कूल 12वीं तक सरकारी स्कूल होंगी, जिसमें कोई भी बच्चा जाके पढ़ सकता है, चाहे वो अंबानी का बच्चा हो या आदिवासी का भी बच्चा हो।
वो जाके फ्री एजुकेशन 12वीं तक ले सकता है। ताली नहीं बजाए आप लोगों ने। आप लोगों को एजुकेशन चाहिए कि नहीं पता नहीं। हायर एजुकेशन एब्सोल्युटली चीप होगा, उच्च शिक्षा एब्सोल्युटली चीप होगी। 5% जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लगभग अभी 290 लाख करोड़ है, उसका 5%, जैसे जीडीपी बढ़ते जाएगा ये 5% तो रहेगा, शिक्षा पर खर्चा होगा। और हमारी सरकार 5 साल में 5 करोड़ रोजगार निर्माण करेगी। 1 करोड़ रोजगार 1 साल में निर्माण करेगी, क्योंकि इंडिया में 80 लाख रोजगार अगर निर्माण नहीं किए गए तो इंडिया में बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती। और जो पहले से बेरोजगार है उनको भी अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देना है तो 1 करोड़ जॉब्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स है। 80 लाख जॉब्स लगभग जो है वो प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। 20 लाख जॉब्स लगभग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, क्योंकि 1 करोड़ लगभग गवर्नमेंट वैकेंसीज भी देश में सेंट्रल और स्टेट की और कारपोरेशन, जिला परिषद की वैकेंट है, वो करेंगे। इसके बाद की पॉलिसी 5 करोड़ रोजगार, पेंशन हो गई, 500 रुपए महीना हो गया, 3,75,000 रुपए की म्यूचुअल फंड हो गई। ध्यान से सुनिए आप, जो भूमिहीन किसान है, ज्यांचे जवळ शेती करायला जमीन नाही अशा भूमिहीन लोकांना आमची गव्हर्नमेंट 10 एकर जमीन देणार, 10 एकर जमीन देणार। आणि जर जनसंख्या जास्त आहे, जमीन नसेल तुमच्या गावामध्ये, कारण जंगलामध्ये देऊन तुमचं काम चालणार नाही, जर गावामध्ये जमीन नसेल, एखाद वेळेस जमीन अवेलेबल नाही, तर तुम्हाला ज्याला जमीन देता येणार नाही त्यांना 10 लाख रुपयाची पोस्ट ऑफिस मध्ये एफडी किंवा स्टेट बँक मध्ये फिक्स डिपॉझिट काढून देणार, ज्याचा मंथली इंटरेस्ट तुम्हाला 6,000 रुपये मिळणार। मंथली इंटरेस्ट तुम्हाला 6,000 मिळणार। जर जमीन नसली तर तुम्हाला 10 लाख रुपयाची अल्टरनेटिव्ह फिक्स डिपॉझिट काढून देणार। शेतकऱ्यांना जे लागतीचे भाव आहेत, तुमचे खाद आहेत, बियाणं आहेत, तुमची इलेक्ट्रिसिटी आहे, तुमचं पाणी आहे, ट्रॅक्टर आहे, डिझेल आहे, इनपुट कॉस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, हे 30% बाय द इकॉनॉमिक स्पेशली लिंक्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, जो बीज बना रही कंपनी, फर्टिलाइजर बना रही है, उनको बोलेंगे आप अच्छे से बनाओ, सस्ते में बनाओ, किसान को ये रेट में मिलना चाहिए, 30% कम करेंगे। किसान के फसल का भाव हर साल कम से कम 3% से बढ़े, कम से कम बोल रहा हूं, ये गारंटी हम लाएंगे। किसानों का 50% कर्जा, ध्यान से सुनिए, 50% कर्जा आमची सरकार माफ करेल। 50% कर्जा जे काही कास्तकारांवर आहे ते माफ करेल। आणि तुम्हाला जर नवीन कर्ज पाहिजे शेतीसाठी तर फक्त नॉमिनल 1% भावाने तुम्हाला जे आहे कर्ज मिळणार कास्तकारांना। ह्या तमाम ज्या आहेत त्या पॉलिसीज ज्या आहेत तुम्हाला लक्षात घ्या। अंगणवाडी वर्कर, ग्रामीण आजीविका मिशन, आशा वर्कर्स, ह्या ज्या तमाम वर्कर्स आहेत त्यांना वेगवेगळा 9,000 ते 15,000 रुपयाच्या त्यांच्या रेन्युमरेशन मिळणार। त्यांना तुम्ही काय म्हणता, मानधन म्हणता, मानदेय हिंदी में बोलते, ते मिळणार। आणि त्यांना एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम का मॉडिफाइड वर्जन में एक नई तरह की एनपीएस पेंशन स्कीम भी ये तीनों आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और आपकी ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को मिलेगी, वर्कर्स को मिलेगी। ये पेंशन, ये जो है हमारी नीति है। ओबीसी का जनगणना हमारी सरकार कराएंगे। अभी राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं, अच्छी बात है बोल रहे हैं। मैं देश का पहला लीडर हूं। 2019 में मैंने संसद को पेटिशन किया कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और अमित शाह जी की मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने
ये कहा कि हम जनगणना नहीं करना चाहते हो। अमित शाह जी की मिनिस्ट्री का मेरे पास में ऑफिशियल रेकॉर्ड है। अमित शहाच्या मंत्रालयाने हे म्हटलं की आम्ही ओबीसीची जनगणना करणार नाही आणि 14 कारण त्याचे सांगितले अमित शहाच्या गृह मंत्रालयाने। मी ते 14 कारणांचं उत्तर दिलं मानवाधिकारांमध्ये, संविधानामध्ये, कानूनमध्ये, इकॉनॉमिक्स आणि फायनान्समध्ये की ही जनगणना तुम्हाला का करणं गरजेचं आहे। आणि आमची सरकार आली तर आम्ही ओबीसीचा ची जनगणना करणार, ओबीसीचा रिझर्वेशन इन प्रमोशन करणार आणि ओबीसीचा बजेट सुद्धा जे आहे आम्ही आणणार। हे कमिटमेंट आमची गव्हर्नमेंट करते। आणि जर पॉलिटिकल आरक्षण कंटिन्यू ठेवायचं आहे देशामध्ये, पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणतोय मी, तो ओबीसी के भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे विचार करने का समय आ गया है। ये पॉलिसी हमारी सरकार करेगी। कोई भी एससी का युवा हो, ओबीसी का हो, आदिवासी का हो, माइनॉरिटीज का हो, कोई भी युवा पढ़ा लिखा है, रोजगार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, 80 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन उसको बिजनेस के लिए हमारी सरकार जो है वो देगी। मैं आपको बड़े बड़े मुद्दे बता रहा हूं। आदिवासियों के लिए जल जमीन जंगल का मालकियत बनाने के लिए पेशा नियमों को अमेंड किया जाएगा, पेशा लॉ को अमेंड किया जाएगा और आदिवासियों को कम से कम 5 से 10% का शेयर होल्डर मिनरल राइट के अंदर बनाया जाएगा। तो अगर खनिज संपदा उनके जमीन में निकलती है तो आदिवासियों को केवल नौकरी और जमीन नहीं, उसका 5% शेयर होल्डर बनाया जाएगा। यह आदिवासियों के लिए मेजर पॉलिसी है। शेड्यूल्ड कास्ट का बैकलॉग, ओबीसी का बैकलॉग, एसटी का बैकलॉग भरा जाएगा। एट्रोसिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके ये जो 1 करोड़ तक की जो वैल्यू है जीवन की उसको बढ़ाया जाएगा। लॉ ऑफ रिपेरेशन लाया जाएगा जिसमें वैल्यूएशन इंसान के जीवन की फेयर वैल्यूएशन करके 4-5 करोड़ रुपए तक के लाया जाएगा एट्रोसिटीज एक्ट को अमेंड करके। और देश को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की कंट्री बनाने के लिए हमारी सरकार 5% रोजगार पे खर्चा करेगी, 5% जीडीपी का शिक्षा पे खर्चा करेगी, 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खर्चा करेगी। और अमेरिका से बड़ा ध्यान से सुनिए, अगर आपको सही में लगता है कि चाइना अमेरिका के बराबर आना है, सुनिए आप मेरी बात को, ये बात अच्छे से सुनिए। चाइना के लोगों के पास हम 1950 में संविधान बना, 47 में आजाद हुए, 26 नवंबर को संविधान अडॉप्ट किया, 26 जनवरी को लागू हुआ। जो नया चाइना है वो भी 49 में बना। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो परचेसिंग पावर पैरिटी यानी इंडियन रूपी, अमेरिकन डॉलर, चाइना की रेनबी, इसको मिला दिया जाए और इसका इक्वल वैल्यू लगाया जाए, उसको कहा जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। यानी रुपए की खरीदने की क्षमता, डॉलर की खरीदने की क्षमता, चाइनीज करेंसी रेनबी की खरीदने की क्षमता को एक कन्वर्शन करके अगर निकाला जाए तो आज अगर हमारे पास 1 लाख रुपया है तो चाइना के पास, लोगों के पास 3 लाख रुपया है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और अमेरिका के लोगों के पास कम से कम 10-11 लाख रुपया है। जापान के लोगों के पास कम से कम 4.5 लाख रुपया है। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज पूरा निकाला जाए। अगर इंडिया को सही में चाइना और अमेरिका के बराबर आना है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चाइना और अमेरिका के बराबर आना है, क्योंकि हम 140 करोड़ आबादी का देश है। अभी चाइना नंबर 1 आबादी में नहीं है, अभी इंडिया नंबर 1 आबादी में है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपको कोई धर्म, आप मानो या ना मानो, कोई भी धर्म को आप मानते हो या नहीं मानते हो,
आपको कोई विचारधारा, आपको कोई संस्कृति, आपका कोई भी लॉ और आपका प्रिवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम भी मैं बोल रहा हूं, 140 करोड़ के कंट्री को केवल आपके पास 23 साल है, 23 साल, 23 इयर्स के बाद हमारे देश में ओल्ड लोगों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। आज इंडिया का मीडियन एज पॉपुलेशन 29 इयर्स है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 14 से 64 साल, 15 से 64 साल होता है, यानी जहां कोई कमाई कर सकता है वो 15 साल का युवा से लेके 64 साल तक के वर्किंग एज पॉपुलेशन बोला जाता है। आज हमारी मीडियन एज पॉपुलेशन 29 है। 2046 में हमारी मीडियन एज पॉपुलेशन 40 के ऊपर चले जाएगी। यानी आज जो जापान का हाल हो रहा है, जेंट्रिक सोसाइटी जिसको बोला जाता है, ग्रेइंग सोसाइटी बोला जाता है, इंडिया भी वैसा होगा। अगर 23 साल में हमने इस देश की पॉलिसी को ठीक नहीं किया, अगर हम जाति, धर्म और विचारधारा और संस्कृति और भाषा जो वैज्ञानिक नहीं है, काल्पनिक है, इनके झगड़ों में अगर अपना समय जाया किया तो हम चाइना के बराबर नहीं आ पाएंगे। अमेरिका को तो क्रॉस करने को और भी समय लगेगा। अगर इंडिया को सही में चाइना और अमेरिका के आगे जाना है तो आपको वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक राष्ट्र बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये बात बोलने वाला मैं पहला लीडर हूं इंडिया के अंदर में। अब जाके मोदी जी कह रहे कि नहीं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे। अरे भैया, ऐसा नहीं होता। एक तरफ मंदिर, दूसरे तरफ साइंस, ऐसा नहीं होता। आप बनाओ, मानो, मैं नहीं बोलता मानो या नहीं मानो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जाके नीतीश कुमार जी ने कहा, विजय मानकर 2016 में बोल रहा है। 3 दिन पहले नीतीश कुमार लंदन में गए, उन्होंने पलटी मारी, ये मारी, वो सब छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिकल, वो तो पलटू है ही, वो जाने दीजिए। लेकिन बिहार की जो गरीबी है, और तमाम सरकारें आ गई, बिहार की गरीबी समाप्त नहीं हो रही है। नीतीश कुमार लंदन में गए, वहां साइंस म्यूजियम को देखा और आकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम पटना को साइंस सिटी बनाएंगे। ये नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले कहा। मैं 2016 से कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का जब मैंने संशोधन किया, विज्ञान को बहुत अच्छे से समझा, टेक्नोलॉजी के यूज को समझा। हम चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चल रहे हैं। ये जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का बुक है, इसमें मैं लिख चुका हूं, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस दिन मोदी जी ने कहा भाषण में, नहीं, हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मिस नहीं करना चाहते। विजय मानकर ने 2016-17 में बताया ये बात को कि हम चौथी प्रौद्योगिक क्रांति में जा रहे हैं। और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्री नहीं बनेंगे, अगर हम धर्म, जाति, विचारधारा, संस्कृति, भाषा, अगर इसको प्राधान्यता देंगे, चाहे वो किसी की भी हो, तो हम 140 करोड़ लोगों को अमीर नहीं बना सकते, उनको विकसित नहीं बना सकते। अंबानी, अडानी जरूर अमीर हो सकता है, लेकिन यहां बैठा हर एक आदमी अमीर नहीं हो पाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मेरा लक्ष्य है इंडिया को वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी गोंडवाना बनाना। आप कहोगे सर गोंडवाना गोंडवाना क्यों बोल रहे? बोलो, नहीं बोलो। लोग हिंदुस्तान कहते, भारत कहते। मैंने एक रिसर्च किया देश में, और इसको बोलने वाला पहला लीडर हूं कि भारत से पहले गोंडवाना था। भारत 3500 साल, 3600 साल वैदिक पीरियड से जो भारत नाम की जो कम्युनिटी थी, वहां से भारत का पॉपुलराइजेशन हुआ। लेकिन वैदिक पीरियड 3500 साल, सिंधु सभ्यता का पीरियड 5000 साल, प्री इंडस
रूरल फेस 8,000 9,000 साल और आदिवासियों का पीरियड 50,000 साल। इंडिया में 50,000 साल से गोंडवाना था, गोंडवाना है, गोंडवाना रहेगा। मेरा लक्ष्य है इंडिया को वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी गोंडवाना बनाना। इसलिए हम अमेरिका की मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट से बड़ी, आप अच्छे से सुनिए इस बात को, मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम इंडिया में आप लोग सुनना पसंद करते नहीं मालूम। इंडिया का तो आप सबका नाम ले लेते, सावरकर का लेते, हेगड़ेवार का लेते, भगत सिंह जी का लेते, लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मत लो लीजिए करके, फुले जी का लेते, शाहू जी का लेते, डॉक्टर अंबेडकर का लेते, लीजिए, कोई बात नहीं है। मैक्स प्लैंक दुनिया में वो साइंटिस्ट है जिसने इस सृष्टि की स्केल को बनाया। ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, इतना दिन, इतनी रात, ये जो कैलकुलेशन हमारे यहां मिलते हैं वो कैलकुलेशन करेक्ट नहीं आते, वो इमेजिनेशन पर आते हैं। मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट है जिसने माइनस स्केल, पॉजिटिव स्केल दोनों बनाया। अमेरिका 2 चीजों से, 3 चीजों से सबसे आगे गया। अमेरिका आगे गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से, अमेरिका आगे गया मार्केट की अर्थव्यवस्था की वजह से, और सरकार की उसमें वेलफेयर पॉलिसी है, डेवलपमेंट। तीसरा, अमेरिका आगे गया लिबरल डेमोक्रेसी की वजह से। हम इंडिया में मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर सीनियर का साइंस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा, और उसमें जंगलों का बच्चा हो या गांव का बच्चा हो, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसको वहां फ्री में एडमिशन देके साइंस के रिसर्च में हम लोग जो है वो प्रमोट करेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पॉलिसी रहेगी। छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिसियां हैं। आपकी इनकम 5 सालों में 2,92,000 रुपीज हम करने जा रहे हैं। जो भी 2,16,000 रुपए केवल पर कैपिटा GNI है, उसको 2,92,000 करने जा रहे हैं। और मोदी जी को मैंने चैलेंज किया है 4 आंकड़े डिक्लेयर करने के लिए। इसलिए मैं 2050 का, जो जब हम 100 साल पूरे हो जाएंगे तब हमारे पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कितना होगा, ये आज आपको नहीं बताता। बीजेपी के लोगों से ये मैंने ओपन पूछा है, आप बता सकते हैं, नहीं तो अगली चुनावी सभाओं में मैं मोदी जी की क्लास लगाऊंगा, तब इसके ऊपर मैं जरूर मेरे आंकड़े में घोषित करूंगा। आज मैंने कहा है तो मोदी जी को मौका दे रहा हूं स्टडी करने का। 4 चीजें डिक्लेयर कर दे कि डॉलर टर्म्स में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का कितना होगा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 2047 में हर व्यक्ति का कितना होगा, क्या प्रतिशत से भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP बढ़ना चाहिए, क्या प्रतिशत से हर व्यक्ति की इनकम बढ़ना चाहिए। ये 4 चीजें केवल मोदी जी डिक्लेयर कर ले। मैं आज भी डिक्लेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। तुम्ही बुद्धीचा उपयोग करायचा, बुद्धीचा उपयोग करायचा, नेहमी नॉलेजचा उपयोग करायचा, नॉलेजचा उपयोग करून समोर जायचा, असा माझा आपल्याला आव्हान आहे। आपण लोकांनी शांतीने माझी गोष्ट ऐकली। जो लोग दुकानों में हैं, उधर खड़े हुए हैं, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, BSP वाले भी हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, विजय मानकर 140 करोड़ लोगों की भलाई की बात कर रहा है। और मेरे से ज्यादा अच्छी नीति अगर किसी के भी पास हो तो मैं ओपन डिबेट के लिए इंडिया में लाइव ब्रॉडकास्ट में तैयार हूं। कोई भी मेरे से ज्यादा अच्छी नीति बना दे और अपनी सरकार बना ले। अपनी बात को ऐसे कहते हुए समाप्त करता हूं। जय विज्ञान, जय इंसान, जय मानवाधिकार। मुख्य मार्गदर्शक अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्होंने पॉलिसी और बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। कितना समझा, कितना नहीं समझा, फिर भी आपने सुना और
सुनते हुए मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस देखा, इसका मतलब जाहिर बात है कि आपको इस नीति के अंतर्गत ये बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बधाई देता हूँ और लास्ट हमारा एक प्रोग्राम या प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है वोट ऑफ थैंक्स, उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इस विधानसभा के मुख्य आज 11 मार्च आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया रामटेक लोकसभा अंतर्गत जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आलेले होते। त्या कार्यक्रमाचे मुख्य मार्गदर्शक विजय मानकर साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष API गोंडवानाचे महान प्रवर्तक, कॉस्मोनिझमचे संशोधक व प्रवर्तक, देशाचे विद्वान व दूरदृष्टीचे नेते धीमान विजय मानकर साहेबांनी आपल्याला आज फार मोलाचे मार्गदर्शन केलेले आहे। त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये आपल्या देशामध्ये 28 करोड गरीब परिवार आहेत, त्यांचे नियोजन आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल, त्यानंतर EVMच्या आताच्या याच्यामध्ये म्हणजे फारच मोठा मुद्दा आहे। EVM इलिगल आहे हे आता सर्वांना माहीत झालेलं आहे आणि आंबेडकराईट पार्टीतर्फे त्याचे पिटिशन 23 जानेवारी 24 जानेवारी व 4 फेब्रुवारी ला करण्यात आलेले आहे। तसेच आपल्या आंबेडकराईट पार्टीच्या अस्तित्वाने आपल्या देशाची व राज्याची व लोकांची प्रत्येक परिवाराची प्रवर्गाची कशी उन्नती होईल यावर सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे। त्यानंतर कृष्णाजी सरोदे यांनी आपल्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये कशी सुधार होईल, देशाच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये कशा सुधार होईल याबद्दल मार्गदर्शन केले आहे। तसेच जयगुरुनाथ साहिब शेख यांनी आपल्या देशाच्या वास्तविक परिस्थितीचे दर्शन तुमच्यासमोर मांडले आहे आणि तसेच आता आजच्या सभेला उपस्थित लोकांचे सुद्धा मी आभार मानतो। त्यांनी इथं येऊन आपल्या उपस्थित मान्यवरांचे भाषण आणि त्यांचे मार्गदर्शन ऐकून घेतले। तसेच आजच्या कार्यक्रमात जे साऊंड आणि बिछायत आहे रोशनजी पाटील यांचे सुद्धा मी आभार मानतो, त्यांनी सुद्धा फार। तसेच आज पोलिसांचा सुद्धा मी आभार मानतो, त्यांनी सुद्धा या सभेला फार मोलाचे योगदान दिलेले आहे, पोलीस प्रशासन। त्याचनंतर आजच्या कार्यक्रमाचे संचालन धीमान आपले पारसजी शंभरकर यांनी फार चांगल्या प्रकारे केले, त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो। आणि आपण सर्व मिळून आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडियाला सामोर न्याल, त्यांना प्रोत्साहन द्याल, तुमची साथ पार्टीला मिळेल अशी आशा बाळगतो आणि सगळ्यांचे आभार मानून मी आपले शब्द थांबवतो। धन्यवाद। एक स्लोगन लावायचं आहे। API जिंदाबाद, API जिंदाबाद, API जिंदाबाद, API जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, मानकर साहब जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, मानकर साहब जैसा हो, मानकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मानकर साहब आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ इस प्रोग्राम का वाइंड अप होता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम, शुभ रात्रि।